हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट, जैसा कि हमारी जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ को आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। और हम लोगों ने 160 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिया है। आज 161 क्वेश्चन से मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। और जो लोग यहाँ पर नए हैं और उन्होंने अभी सीरीज़ ये ज्वाइन करी है, तो वो पहला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल के वीडियोस पर जाकर वो जो पहले के और क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ उसको वहाँ से वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को वहाँ पे डिस्कशन को वो देख सकते हैं। मैंने 1 क्वेश्चन से कराया हुआ था और आज मैं 161 क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ मैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारा 161 क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समझ है कि वह किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाए, अर्थात अन्य लोगों की उससे क्या अपेक्षा है कि वो कैसे कार्य करे। तो अन्य लोगों की क्या अपेक्षा है, यहाँ पर पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हमारे जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो है भूमिका, भूमिका अभिग्रहण, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका निभाना। तो स्टूडेंट, आप लोगों को जब मैंने भूमिकाओं को पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना कि किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाए और दूसरे लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी है कि दूसरे पर्सन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे वर्क करें, कैसे भूमिका का निर्वाह करें। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा इसका, तो भूमिका एक्सपेक्टेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि रोल एक्सपेक्टेशन हमारा भूमिका प्रत्याशा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था यहाँ पर भूमिका प्रत्याशा का, कि लोग जब हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम उनकी अपेक्षा भूमिका को निभाते हैं अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 162 कि लिंटन द्वारा प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में भेद उनकी किस पुस्तक में किया गया है। तो स्टूडेंट, कल ही हमने लिंटन का क्वेश्चन किया था ना कि राल्फ लिंटन ने 2 प्रकार की परिस्थिति का वर्णन किया है, एक तो प्रदत्त है और दूसरी हमारी अर्जित परिस्थिति है। ठीक है, तो राल्फ लिंटन ने इन दोनों परिस्थितियों में डिफ्रेंसिएशन बताया था, भेद किया था कि हमारी प्रदत्त परिस्थिति क्या है और अर्जित परिस्थिति क्या है। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इन्होंने किस बुक में इस कॉन्सेप्ट को, इस डिफ्रेंशिएशन को बताया था अपनी स्टेटस से रिलेटेड। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपके जो ऑप्शंस में दिया हुआ है वो है द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, होमो हायरार्कीज, मैन एंड सोसाइटी। सो स्टूडेंट, जो इन्होंने राल्फ लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में भेद किया था वो बुक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। ओके, इस बुक को याद रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से याद है। ये राल्फ लिंटन ने इसकी बात करी है हमारी प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की। ठीक है, बुक को भी याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, निम्नलिखित में से किसने समूह को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया है। तो समूह को द्विक और त्रिक, ये भी मैंने आप लोगों को जब समूह पढ़ा रही थी तब इसको डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो आंसर आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग आंसर। देखिए, समनर हैं ऑप्शन में हमारे, गिडिंग्स हैं, सिमिल है और सोरोकिन है। तो स्टूडेंट, अगर हमने यहाँ पर देखिए समूह का द्विक और त्रिक वर्गीकरण वो जो सिमिल ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 164। सो ये क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर ने महिला की जांच करने के बाद कहा, श्रीमती मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। तब महिला ने प्रतिक्रिया में कहा, ठीक है, जवाब में मतलब, मैं कुमारी जोन्स हूँ, श्रीमती जोन्स नहीं। तब डॉक्टर ने कहा, यदि ऐसा है तो बुरी खबर है। यह निम्न संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए
किस एक का उदाहरण है? सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो हमारा ये दिया गया है, तो वैसे तो आप लोगों को इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। और हमारे ऑप्शंस में देखिए क्या है, पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। मान्यता, परिस्थिति, प्रतिमान, भूमिका। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हमारा दिया गया है, जैसे कि परिस्थिति और भूमिका। तो परिस्थिति भूमिका में से तो अगर हम लोग ने ये स्टेटमेंट को पूरा पढ़ा है, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, ना तो परिस्थिति की बात हो रही है, ना किसी भूमिका की बात हो रही है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों तो हमारे आंसर होंगे नहीं। अब हमारे सामने है मान्यता और प्रतिमान। ठीक है, तो प्रतिमान मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि क्या है और मान्यता क्या है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें गौर करें, जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये कौन सी संकल्पना है, हमें बताना था क्या अवधारणा है। तो देखिए पहले तो डॉक्टर ने महिला की जांच किया, टेस्ट करने के बाद बताया कि उनके लिए खुशखबरी है। तो यहाँ से समझ में आ रहा खुशखबरी है मतलब किसी महिला के लिए तो वो प्रेग्नेंट है। ओके, लेकिन जब महिला ने ये बताया कि वो कुमारी जोन्स है, श्रीमती जोन्स नहीं है। अब यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि वो जो लेडी थी वो मैरिड नहीं है। ठीक है, तब मैरिड नहीं है तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा तो ये आपके लिए बुरी खबर है। ठीक है, पहले अच्छी खबर थी, जब मैरिड नहीं है उसके बाद पता चला बुरी खबर हो गई। क्योंकि अगर कोई भी गर्ल हो, कोई भी लेडी है, वो बिना शादी के अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो यहाँ पर क्या है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी उसको वैलिडिटी नहीं देती है, मान्यता नहीं देती है। तो आप लोगों को आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये किससे रिलेट कर रहा है हमारा जो ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रिलेट कर रहा है मान्यता से। ओके, राइट आंसर हमारा मान्यता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। तो यहाँ पर स्टूडेंट दिया गया है, समाजीकरण की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात हो रही है। तो आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये आपके फर्स्ट पेपर से भी रिलेटेड है। जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ पर इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं, मार्क्स, कूले, प्याजे, फ्राइड। तो हमारे जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो प्याजे ने दिया था। इस चीज़ को स्टूडेंट याद रखिएगा क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में ये रिपीट होता ही रहता है। ये अक्सर ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 166 कि समाजशास्त्र में मानक शब्द का अर्थ है। यहाँ पे हमको मानक शब्द का अर्थ बताना है। वैसे तो कॉमन हम लोग मानक जानते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शंस को पहले देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे क्योंकि समाजशास्त्र में पूछा गया है। सामाजिक वातावरण में मानदंड के प्रतिमान, सामाजिक वातावरण में व्यवहार का नियमन करने वाला मानदंड अथवा नियम, सामाजिक वातावरण हेतु मानदंड अथवा नियम, सामाजिक वातावरण में व्यक्तियों का नियमित व्यवहार। सो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन को देखने पर हमको समझ में आ रहा है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं समाजशास्त्र में मानक शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो समाजशास्त्र में पूछा गया है तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक वातावरण में व्यवहार का नियमन करने वाला मानदंड अथवा नियम। ठीक है, ये मानक का वैसे भी हमारी मीनिंग क्या होती है, मानक में नियम और मानदंड होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 167। सो ये क्वेश्चन हमारा है, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट इजी है, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शंस दिया गया है वो है स्वकेंद्रिकतावाद, निर्जाति केंद्रिकतावाद, अज्ञात केंद्रिकतावाद, राष्ट्रीयता। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा हमें अगर इसकी मीनिंग निकालना है कि ये कौन सा है कॉन्सेप्ट इसमें से, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे समझ में आ ही रहा है, इथनोसेंट्रिज्म है हमारा, निर्जाति केंद्रिकतावाद इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा, पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे माना जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो आपके सामने लाइन लिखी हुई है कि पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है, जो यहाँ पर देखिए जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है वो लोकाचार है, संस्वीकृति है, मानदंड है और लोकरीति है। तो स्टूडेंट ये जो लाइन है ना, पुरस्कार और धन भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट की गई है। ठीक है, प्लस आपके पीजीटी एग्ज़ाम में भी ये आई है और अभी जो आप लोगों को 6 महीने पहले जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये एज इट इज लाइन आई थी कि पुरस्कार और धन भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे माना जाता है, तो इसको संस्वीकृति माना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिए, याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार रिपीट हुई है ये लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 169। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, कमला एक महाविद्यालय में पढ़ाती है, एक किट्टी पार्टी आयोजित करती है, अपनी पुत्री की देखभाल करती है तथा महिला संगठन की बैठक का सभापतित्व करती है। उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है। तो कमला तो बड़ी टैलेंटेड है, यहाँ पर देखिए पढ़ा भी रही है और किट्टी पार्टी भी आयोजित कर रही है, अपनी बेटी की देखभाल भी कर रही है और महिला संगठन की सभापति भी है। तो यहाँ पर देखिए वो कितनी बहुत सारी भूमिकाओं को निभा रही है। ठीक है, बहुत टैलेंटेड है ये। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं, हमारे ऑप्शंस में जो दिए गए हैं वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है भूमिका के, वो है भूमिका पुंज, भूमिका निर्माण, बहुल भूमिकाएं, भूमिका संघर्ष पे। तो आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा, मैंने इतने अच्छे से एनालिसिस किया इस क्वेश्चन को कि कमला यहाँ पर कितनी बहुत सारी भूमिकाओं को निभा रही है, पढ़ा रही है, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, पुत्री की देखभाल भी कर रही है और सभापतित्व भी कर रही है संगठन का। सो स्टूडेंट इससे क्लियर है ही है हमारा कि वो मल्टीपल भूमिकाओं का निर्वाह कर रही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, बहुल भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 170। तो ये क्वेश्चन है, स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या किसने की थी। तो स्वतः साधक भविष्योक्ति ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये कॉन्सेप्ट को कि किसने दिया था। जल्दी से इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर, और राइट आंसर होना चाहिए क्योंकि मैंने बोला था कि इस चीज़ को याद रखना, ये भी क्योंकि ये टर्म बहुत बार यूज़ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में जो दिया गया है वो है हमारा टी पार्सन, उपयुक्त में से कोई नहीं, मैक्स वेबर, आर के मल्टन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए स्वतः साधक भविष्योक्ति की जो कॉन्सेप्ट है वो आर के मल्टन का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकारवाद के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को कालक्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टूडेंट आप लोगों को इसको बताया हुआ है कि हमारा सही क्रम क्या होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा
कालक्रम पूछा है, ठीक है। कालक्रमानुसार हमको इसको क्रम से लगाना है और चिंतकों को, मतलब हमारे जो विचारक यहाँ पे दिए हैं, किसके क्षेत्र में, प्रकारवादी विचारक को। तो प्रकारवादी विचारक का मैंने आप लोगों को कार्यक्रम बताया था कि किस काल से कैसे कौन आया है, इसको सही क्रम में लगाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो कालक्रम पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ये बताया जाता है। जैसे प्रकारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था, फिर इसके बाद कौन आया था, फिर इसके बाद कौन आया था। तो इसका आंसर आप लोगों को वैसे पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो पार्सन, स्पेंसर, दुर्खीम, मल्टन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा पार्सन, मल्टन, दुर्खीम, स्पेंसर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा मल्टन, दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन, और इसके बाद जो है हमारा वो स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, मल्टन, ये दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले प्रकारवाद का ये किसने यूज़ किया था। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, सबसे प्रथम बार प्रकारवाद शब्द का यूज़ हमारे स्पेंसर ने किया था। ओके, फिर उसके बाद प्रकारवाद का सिद्धांत जो हमारे दिया है वो दुर्खीम ने दिया है। दुर्खीम के बाद हमारे पार्सन बात करते हैं प्रकारवाद की, और उनका जो आप लोग पढ़ते हैं ना सोशल सिस्टम संरचनात्मक प्रकारवाद में हमारे पार्सन आते हैं। फिर उसके बाद प्रकारवाद को बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे मल्टन ने बताया था। तो जो कालक्रमानुसार ये सही आंसर होगा इन ऑप्शंस में से, वो ये वाला हमारा आंसर नंबर डी होगा। स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन, फिर मल्टन आए थे। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कालक्रम जो है ये कई बार ये भी पूछा गया है, तो इसको वैसे मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था, तो ध्यान में होगा आप लोगों के ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। ये क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध का किसने अवलोकन किया। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट देखिए आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए, ये टफ क्वेश्चन नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन ऑप्शंस में से, तो लेवी स्ट्रॉस हैं, फूको हैं, रेडक्लिफ ब्राउन हैं, ले मल्ट हैं। तो हमने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है कि मस्तिष्क की जो संरचना होती है और समाज की संरचना जो होती है, वो दोनों के बीच अंतर किसने किया है, ठीक है। सामाजिक संरचना को समझाने के लिए समाज की संरचना और हमारी मस्तिष्क की संरचनाओं में अंतर किया था ना, दोनों को बताया कि था कि मस्तिष्क की संरचना ऐसा होता है तो समाज की संरचना ये है। तो वो हमारे कौन से थिंकर्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन में हमारे जो दिए हुए हैं लेवी स्ट्रॉस, तो लेवी स्ट्रॉस ही तो मस्तिष्क की संरचना की बात करते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा, उसी के हिसाब से इन्होंने समाज की संरचना को बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 173। मल्टन के अनुसार विचलन का अर्थ वह व्यवहार है। तो बहुत इजी सा ये भी है, हमें यहाँ पे विचलन का अर्थ बताना है कि किस व्यवहार को हम विचलन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शंस वो है हमारा जो सात्मीकरण लाता है, जो स्वीकृत होता है, जो प्रतीकात्मक होता है, जो अस्वीकृत होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन से हम लोगों को एकदम क्लियर हो रहा है कि विचलन का अर्थ क्या होता है, ऐसा व्यवहार जो समाज द्वारा अस्वीकृत हो। ओके, ऐसा व्यवहार जो समाज द्वारा अस्वीकृत होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा विचलन कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174 है। सो क्वेश्चन 174 हमारा जो है वो ये है कि निम्न में से प्रकारवादी सिद्धांतों को एक फील्ड दृष्टि के रूप में समाज को में
समाज को अग्रणी बनाने वाले को पहचानिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने आप लोगों को इसको भी बताया था कि प्रकारवादी कॉन्सेप्ट में, सिद्धांत में किसने फील्ड दृष्टि का यूज़ किया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पहले हम देखते हैं, उसमें आप लोगों को क्लियर होगा। मल्टन, इमाइल दुर्खीम, टैकोर पार्सन और मेलिनोवस्की। तो प्रकारवादी विचारक तो यहाँ पे सारे ही हैं। अब फील्ड दृष्टि को, फील्ड में जाकर फील्ड दृष्टि से किसने वर्क किया था, क्षेत्रीय अध्ययन, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। मेलिनोवस्की ने फील्ड दृष्टि का यूज़ किया था। आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो ये हम लोग ने पढ़ा था ना, इनका कॉन्सेप्ट कि वो कैसे फील्ड पर गए थे और फिर फील्ड पर जाकर अवलोकन किया था वहाँ पे चीज़ों का इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था हमारा 174, तो इसमें ये भी पूछते हैं, फील्ड दृष्टि जैसे पूछा है ना, अवलोकन किसने किया था। ठीक है, अवलोकित कार्य किसने किया था, तो वो भी हमारे मेलिनोवस्की ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग इसका आंसर। देखिए, इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो हमारा है मीड, दुर्खीम, मैनहीम, मेलिनोवस्की। तो इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आवश्यकता का सिद्धांत हमारे मेलिनोवस्की ने दिया हुआ था। ठीक है, हमारी आवश्यकताएं क्या है उन्होंने बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 176 है हमारा, किसने विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन, वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट ने इस वर्ड को ना भी सुना हो, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं। E.H. सदरलैंड, मार्शल बी ग्लिनाल्ड, डेविस मार्जा, होबाल्ड एस बेकर। तो स्टूडेंट, जो विचलन के नामांकन सिद्धांत था वो हमारे बेकर ने दिया था, हॉबर्ट एस बेकर ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस सिद्धांत को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर आए और न्यू थ्योरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 177, बाल न्याय अधिनियम, ठीक है, 1986 कब लागू हुआ। तो यहाँ पर हमको बताना है ये अधिनियम कब आया था। तो यहाँ पे वैसे तो कॉमन सेंस से भी हम इसको बता सकते हैं ये अधिनियम, क्योंकि बना है बाल न्याय अधिनियम 1986 कब लागू हुआ, तो 1986 में बना है, तो उसके बाद ही तो ये लागू हुआ होगा। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं पहले। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 1987, फिर यहाँ पर है 2 अक्टूबर 1986, 14 नवंबर 1986 और 14 नवंबर 1987। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये जो अधिनियम आया था हमारा बाल न्याय अधिनियम, ठीक है, ये आया था 2 अक्टूबर 1987 को। ओके, गांधी जी का जन्म दिवस पर आया था हमारे। 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्मतिथि होती है और 2 अक्टूबर हमारे लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्मदिन होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 178, आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र। तो जिसने अपराध शास्त्र की थ्योरी पढ़ा है उसका तो ये आंसर क्लियर होगा। ठीक है, वैसे तो हमारे जो पहले वाले अपराध शास्त्र है वो सदरलैंड आ जाते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र की बात हो रही है, उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है ये पूछा गया है। तो हम ऑप्शंस को यहाँ पर देखते हैं और जिसको पता है वो कमेंट भी कर सकता है। सीजर बेकारिया, इनरिको फेरी, पॉल वॉल्टन, सीजर लोम्ब्रोसो।
सो यहाँ पर देखिए आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराशास्त्र, ये लोम्ब्रोसो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लोम्ब्रोसो इसकी बात करते हैं, उसके प्रवर्तक लोम्ब्रोसो हैं। ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 179। इलियट के अनुसार सजा से सशर्त आज़ादी को डैश कहते हैं। सजा से सशर्त आज़ादी, वैसे तो इस वर्ड से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सजा से जब आज़ादी मिलती है, सशर्त आज़ादी मतलब पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। परिवीक्षा, पैरोल, ए और हमारा फर्स्ट और सेकेंड दोनों, और उत्तर संरक्षण सेवा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए सज़ा से सशर्त आज़ादी को क्या कहते हैं पूछा गया है। देखिए जब सज़ा होती है और फिर उसके बाद जैसे किसी को सज़ा हो गई है और सज़ा के पीरियड में ही, सपोज दैट 6 महीने की सज़ा हुई है किसी को, और बीच में ही अगर उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वैसे पूरी फॉर्मेलिटी के साथ ऐसा किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसको हम पैरोल कहते हैं। जैसे कि ये आप लोगों ने अभी जब संजय दत्त गए हुए थे जेल, तो यहाँ पर उनको सज़ा हुई थी ना संजय दत्त को, तो वहाँ पे इस वर्ड को बहुत हाईलाइट हुआ था ये वर्ड, क्योंकि उनको सज़ा होने के बाद वो पैरोल पर बाहर घूम रहे थे। लोगों ने इसको बहुत इशू बनाया था कि सज़ा होने के बाद भी वो कैसे पैरोल पर घूम रहे हैं, सज़ा को पूरा नहीं कर रहे हैं, ये वो। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180। ठीक है, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विसमान्यता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो विसमान्यता का अनुकरण सिद्धांत हो सकता है ये और स्टूडेंट्स के लिए न्यू हो, और जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो है एस कोहन, जी टाल्टे, एच.एस. बेकर, ई दुर्खेम। तो कॉन्सेप्ट था विसमान्यता का अनुकरण का सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर होगा हमारा जी टाल्टे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, सो स्टूडेंट आज का ये हमारा 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे चैनल को। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और कोई भी आपको इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग कल मिलते हैं और आगे का क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उससे आप लोगों की हेल्प हो, और आप लोगों को बहुत बहुत ही उससे मतलब प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही हो कि आप जो भी क्योंकि आप हो सकता है अलग अलग फील्ड से हो, कोई जीआईसी की तैयारी कर रहा है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की, कोई पीजीटी के लिए पढ़ रहा है, कोई नेट जेआरएफ के लिए। तो आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप लोग देखते हैं पुराने आप लोग अनसॉल्व में पेपर देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जो मैं करा रही हूँ। ठीक है, मैंने ये सारे क्वेश्चन बहुत ही चिंतन के साथ वहाँ पर देख कर कि किस टाइप के क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, उसके बिहाफ पर मैंने इस वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।